अस्सलाम वालेकुम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले, अदरवाइज लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है तो सेशन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ओके सर, आई थिंक सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, काफी पार्टिसिपेंट्स आ गए। ओके मैम। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, एक न्यू मॉड्यूल है। इससे पहले हमने मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके, स्लाइड्स भी क्लियर आ रही हैं? जी सर। ओके मैम, थैंक यू। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, हमने मुझे सबसे पहले पाइथन को देखा, हम उसको यूटिलाइज करके हमने डिफरेंट मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाए और डीप लर्निंग के मॉडल्स बनाए। उसके अंदर ये चीज़ होती थी कि हम जो मॉडल्स बनाते थे ना, हम उस पे डिफरेंट टाइप्स के प्रिडिक्शन वगैरह करते थे। कुछ डाटा हमारे पास होता था, उस डाटे पे मॉडल को ट्रेन करते थे, और ट्रेन करने के बाद हम उन्हीं मॉडल्स को, जो डाटा था वो एज इनपुट दे के हम डाटे को प्रिडिक्ट करते थे। मीन्स कि वो डाटे, जो हम उसको डाटा दे देते थे, वो उस पे डिसाइड करता था कि जो डाटा हमने उसको दिया वो ठीक है कि नहीं ठीक, चाहे वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हो या रिग्रेशन से रिलेटेड हो। तो अभी जो हमने करना है वो हमारे पास है, वो जो पहले जो मॉडल्स है ना, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव जो एआई है ना, ये मॉडल्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि हम जो मॉडल ट्रेन करते हैं ना, वो हम उसको जो भी इनपुट देते हैं, वो उस इनपुट की बेस पे ना कोई डिसीजन लेते हैं। डिसीजन किस बेस पे लेते हैं? वो डिसीजन उस बेस पे लेते हैं जिस पे हमने उनको ट्रेन किया होता है। ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ जो हमने उनसे प्रिडिक्ट करवा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। मीन्स कि अगर हमने उसको कैट की इमेज दी है तो वो रियल में कैट है या नहीं है, इस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। तो जब जनरेटिव एआई की बात आती है ना, जनरेटिव एआई ये चीज़ है कि हमें ये हेल्प करती है कि हम न्यू कंटेंट जनरेट कर सकें। चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, डिफरेंट टाइप्स का जो कंटेंट है ना, वो हम जनरेट कर सकते हैं जनरेटिव एआई के डिफरेंट मॉडल्स को यूटिलाइज करके। इसके अंदर ये होता है कि जो मॉडल्स पहले से ही ट्रेन पड़े होते हैं, जिनके पास पहले से, जिन्होंने डिफरेंट डाटा पे ट्रेन होते हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न लर्न किए होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स का वो ह्यूज अमाउंट का डाटा इनके पास होता है, डिफरेंट टाइप्स का डाटा। तो हम वो उस जनरेटिव एआई मॉडल्स को यूटिलाइज करके जो अपना डाटा है ना, वो रीजनरेट करते हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स यूज़ करते हैं, लाइक जनरेटिव एआई हो गया, उसके बाद हमारे पास बार्ड हो गया, उसके बाद गूगल जेमिनी हो गया, उसके बाद डिफरेंट मॉडल मॉडल्स को हम यूटिलाइज करते हैं, ताकि हम अपना न्यू कंटेंट है ना, वो जनरेट कर सकें। तो इसके अंदर ना हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के की टर्म्स हैं जनरेटिव एआई के अंदर, जिसको आई थिंक समझना कि बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि बेसिकली जो जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं ना, वो वर्क किस तरह करते हैं बैकएंड पे। उसके बाद अगर हम आए ना जनरेटिव एआई मॉडल्स की तरफ, तो हमारे पास है ना, ये पहला जो मॉडल होता है ज्ञान ज्ञान का, ये होता है कि जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क होता है। इसके अंदर है ना हमारे पास दो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, एक तो हमारे पास जनरेटर होता है और दूसरा हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर होता है। अब जनरेटर का क्या मतलब होता है? जो हमारे पास जनरेटर नेटवर्क है ना, ये वाला, इसने क्या काम करना होता है कि इसको हम रियल डाटा देते हैं, रियल इमेजेस देते हैं, वो उन इमेजेस की बेस पे फेक इमेजेस को जनरेट करता है, और वो फेक इमेजेस जनरेट करने के बाद वो डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क के पास जाती हैं। अब जो डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क है ना, उसने क्या करना होता है, उसके पास ना पहले से ही जो रियल इमेजेस है ना, वो अवेलेबल होती हैं डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क के पास। डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क ने पास उन इमेजेस के अंदर डिफरेंस करना होता है, जो जनरेटिव नेटवर्क ने फेक इमेजेस जनरेट की हैं, और जो डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क के पास रियल इमेजेस हैं। उसने इस चीज़ के अंदर डिफरेंशिएट करना होता है कि क्या जो इमेज है वो फेक है या रियल है, और जनरेटिव नेटवर्क ने जो इमेज है ना, वो रियल, लाइक अगर मैंने 2 यहाँ पे 2 आ रहा है ना,
तो जो जनरेटिव नेटवर्क है ना, उसने भी दो की जो इमेज है ना वो इस तरह की बनानी है कि जो डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क है ना वो इसको ऑब्जर्व ही ना कर पाए, जो इमेज है ना वो फेक है या रियल है, वो इसको फेक इमेज को रियल ही समझे और वो उस पे जो भी लेबल है ना वो उसको प्रिडिक्ट करके हमें दे। जनरेटिव नेटवर्क का ये काम होता है कि उसने इस तरह इमेज को जनरेट करना होता है ताकि जो डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क है ना उसके अंदर डिफरेंशिएट ना कर पाए। इसको हम कहते हैं गैन। नेक्स्ट हमारे पास होता है वेरिएशनल ऑटो इनकोडर। इसका वही भी कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर ये होता है कि हम ना एक इनपुट एज इनपुट देते हैं और जो इनकोडर है ना, इनकोडर डाटे के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के लाइक उसके पैटर्न रीड करता है या उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, स्टैटिस्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करता है, जो भी करता है उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके ना वो जो डाटा है वो नेक्स्ट हमारे पास लेटेंट स्पेस के अंदर दे देता है। अब जो डाटा लेटेंट स्पेस के अंदर आता है ना, लेटेंट स्पेस ये करती है कि लेटेंट स्पेस का मतलब ये है कि लेटेंट स्पेस ने ना जो डाटा है वो तो नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देना होता है, लेकिन लेटेंट स्पेस ने ये नहीं बताना होता है कि जो डाटा उसके पास आया है वो कहाँ से आया है। इसके मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे आप लोग न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ तो सब लोग सुनते होंगे, तो आपने बाज़ औक़ात ना ये न्यूज़ चैनल पे सुना होगा कि वो एक न्यूज़ जब दे रहे होते हैं ना वो कहते हैं कि हमें ये न्यूज़ है ना ज़राए से मिली है। मीन्स कि वो ज़राए का आपको नहीं बता रहे होते, सिर्फ़ आपको न्यूज़ बता रहे होते हैं और वो भी एग्ज़ैक्ट न्यूज़ नहीं बता रहे होते। सिर्फ़ जो उन्होंने पैटर्न रीड किया होता है ना, जहाँ से उनको न्यूज़ मिली है, वो उसी पैटर्न को डिफरेंट टाइप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो उस पैटर्न को, मीन्स कि अगर 1 मिनट की न्यूज़ उन्हें मिली है ना, वो उसी पैटर्न को बढ़ा-चढ़ा कर 4 से 5 मिनट की न्यूज़ बनाकर है ना, वो आपको दे देंगे। लेकिन वो फिर आपको वो ज़राए नहीं बताएँगे कि जो डाटा है ना उनके पास आया है, वो कहाँ से आया है। इसके अंदर इनकोडर है ना, इनकोडर क्या कर रहा है, वो उस जो न्यूज़ है ना, वो न्यूज़ आगे लेटेंट स्पेस को दे रहा है। अब लेटेंट स्पेस क्या कर रहा है, वो उसको अपने अंदर स्टोर कर रहा है और स्टोर करने के बाद वही न्यूज़ आगे जा रही है, लेकिन वो उस न्यूज़ का सोर्स उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा कि वो न्यूज़ कहाँ से आई है। सिर्फ़ वो उनको उनकी न्यूज़ ही दे रहा है, वो भी एग्ज़ैक्ट नहीं दे रहा, बल्कि वो जो डिकोडर है ना, डिकोडर ये लेटेंट स्पेस के पास जो डाटा है, वो इस डाटे को यूटिलाइज़ करके जो न्यूज़ है ना वो जनरेट कर रहा है। लाइक अगर 1 मिनट की न्यूज़ आई है तो उसको 4-5 मिनट की न्यूज़ चैनल बना के दे देते हैं, वो डिकोड कर रहे होते हैं बेसिकली। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं ना वो साथ-साथ क्लियर करते जाइएगा, ताकि आपको अ, आने वाली जो नेक्स्ट टर्म्स है ना वो क्लियर होती हैं। जी सर, चैट में क्वेश्चन था कि पहले जो आपने जीएन एक्सप्लेन किए उसकी एक एग्जांपल दे दें। गहन की ना एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास ना एक इमेज है, लाइक मैं ना चैट एक मेरे पास इमेज है, डिफ कोई भी इमेज ले लें, एलन मस्क की हम इमेज ले लेते हैं, ठीक है? एलन मस्क की एक रियल इमेज आपने क्लिक किया, वो आपके पास आ गई है। आप जब वही इमेज किसी भी एआई मॉडल को दोगे ना, आप उस मॉडल को कहते हो कि आपको वो इमेज जनरेट करके दे देता है, ठीक है? अब जब वो जे जो एआई मॉडल आपको इमेज जनरेट करके दे रहा है ना, वो इमेज रियल नहीं है, बल्कि वो इमेज फेक है, जो एआई मॉडल आपको जनरेट करके दे रहा है। और वो किस बेस पे आपको इमेज जनरेट करके दे रहा है, वो जो आपने उसको रियल इमेज दिया है ना, उसने उसमें से जो उसके पैटर्न था, उसको उसने डिटेक्ट किया है, उसके जो भी टेक्सचर है, उसने उसको डिटेक्ट किया है। सब चीज़ों को डिटेक्ट करके उसने उस बेस के ऊपर आपको एक न्यू इमेज जनरेट करके दे दी है। जब उसने न्यू इमेज जनरेट करके दे दी है ना, जब वो न्यू मॉडल के एआई मॉडल के पास जाएगी है ना, तो एआई मॉडल उसको बाईपास ना कर पाए। जनरेटिव एआई मॉडल जो जनरेटर नेटवर्क है, वो इस तरह इमेज जनरेट करता है कि जो आपका नेक्स्ट मॉडल है ना, उसको बाईपास ना कर पाए। इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं और देता हूँ आपको। आप आजकल ना जो भी आपको कोई चाहे होमवर्क मिले यूनिवर्सिटी कॉलेज का मिले, आप लोग क्या करते हो, आप चैट जीपीटी पे जाते हो, आप उसको अपना होमवर्क देते हो, वो आपको जनरेट करके दे देता है उसके जो आंसर्स हैं। अब वो आंसर जो ना आपको जब जनरेट करके दे देता है, जब आपका प्रोफ़ेसर है वो चाहे आपको जब अगर आप वो को टर्न आईटी ने एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप ना अपना जो वर्क है ना वो अपलोड कर सकते हो। अब जो टर्न 18 है ना उसका काम ये है कि उसने डिटेक्ट करना होता है कि जो आपने असाइनमेंट जहाँ से उठाई है ना, वो एआई से कंटेंट उठाया है ना आपने, या आपने किस प्लेटफ़ॉर्म से वो कंटेंट कंटेंट लिया है। तो टर्न 18 को मीन्स कि आपने टर्न 18 को बाईपास करना है कि आप अगर किसी वेबसाइट से या एआई से कंटेंट ले रहे हो ना, वो टर्न 18 उस चीज़ को डिटेक्ट ना कर पाए कि आपने एआई से लिखवाया है या आपने किसी वेबसाइट से डाटा लिया है। आपने अपने उस डाटे को इस तरह रीजनरेट करना है। क्लियर है? इसकी एक
ओके सर, कंटिन्यू कर लें। कि इसकी अगर हम लेटेड स्पेस को मज़ीद समझना चाहें ना, तो हमारे पास है ना डीप लर्निंग के, अगर आपने मशीन लर्निंग के अंदर काम किया ना, काफ़ी लोगों ने किया होगा क्योंकि हमने ये मॉड्यूल पढ़ लिया है। तो उसके अंदर आप ये करते हैं कि आप डाटा देते हैं, उस डाटे पे वो पैटर्न रीड कर रहा होता है, आपको पता होता है कि आपका जो डाटा है ना उसमें से ये पैटर्न डिटेक्ट कर सकता है आपका मॉडल। और जो डीप लर्निंग है ना, डीप लर्निंग में आपने डाटा देना होता है, लेकिन वो आपके जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है ना, जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होते, वो उन पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है, और ऑब्जर्व करने के बाद उनको वो कहीं न कहीं अपने लेयर्स के अंदर स्टोर करवा लेता है, और लेयर्स को उनके ऊपर ट्रेन कर लेता है, ठीक है? अब वो जब आप उस मॉडल को यूटिलाइज़ करते हैं ना, ट्रेन करने के बाद उस पे आउटपुट मीन्स का आप इनपुट देते हैं, वो आपको आउटपुट जनरेट करके दे देता है। तो वो उन्हीं पैटर्न्स की बेस पे आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा होता है। लाइक उसने जो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फीचर होगा ना, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, जो मशीन लर्निंग मॉडल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। और ये जो लेटेंट स्पेस है ना, हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर भी यूज़ होती है लेयर्स में। क्योंकि हर लेयर का अपना एक फंक्शन होता है, हर लेयर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न डिटेक्ट कर रही होती है, जो हमने एक डीप लर्निंग के अंदर डाटा दिया होता है। ओके। नेक्स्ट ना हमारे पास आ जाती है ट्रांसफॉर्मर मॉडल। अब ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें ना, इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स है ना, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं एनएलपी के अंदर। हमने एनएलपी का पढ़ा हुआ है, मैम ने प्रीवियस वीक पढ़ाया था कि आपको एनएलपी क्या होती है। अब एनएलपी के अंदर ये होता है कि आपको मीन्स कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने माय नेम इज़ अहमद सना फ़रूक, ये एक सीक्वेंस चल रहा होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि नेम माय इज़ अहमद फ़रूक सना, तो ये एक जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस हमारा खराब हो गया मीन्स कि एक ये पैटर्न नहीं बन रहा, ना ही ये कोई सीक्वेंस बन रहा है। और हर लैंग्वेज का ना कोई सीक्वेंस होता है जिससे वो पहचानी जाती है लैंग्वेज। लाइक अगर इंग्लिश है ना, इंग्लिश का भी कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक ग्रामर, कहाँ पे इज़ आना है, कहाँ पे एम आना है, कहाँ पे आर आना है, कहाँ पे आईएनजी आनी है, कहाँ पे कौन-सी फॉर्म आनी है। इसी तरह अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें, तो वहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पे वाहिद आना है, जमा आना है, मुज़क्कर आनी है, मोनस आना है, मीन्स कि हमने जो अपना सेंटेंस है ना, वो किस तरह बनाना है। जब सेंटेंस बन जाता है ना, जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है ना, जब वो उस सेंटेंस को रीड करता है ना, वो उसके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सेंटेंस को रीड कर रहा होता है। मीन्स कि एक सीक्वेंस के अंदर सेंटेंस को रीड करता है, उसका सीक्वेंस खराब नहीं करता। ये नहीं होता कि आपने उसको कहा है कि माय नेम इज़ अहमद सना फ़रूक, तो वो उस इस सीक्वेंस की बजाय वो उल्टा इसको समझे कि नेम इज़ अहमद माइसना अफ़रूक, वो इस तरह नहीं करेगा, वो उस सीक्वेंस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जिस तरह आपने उसको सीक्वेंस दी है ना, वो उसको उसी सीक्वेंस के अंदर अपने अंदर स्टोर करता है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। और इसके अंदर ना हमारे पास एक सेल्फ अटेंशन मैकेनिज़्म यूज़ होता है, मीन्स कि वो उसको बहुत डीपली या गौर से ना चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, जब वो अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। इवन कि अगर आप एक मॉडल है ना, एक मॉडल को आप 100 बुक्स पे ट्रेन करवा लोगे, तो आप जब उस बुक से उस मॉडल से आप कहोगे ना कि ये वर्ड कहाँ-कहाँ पे आ रहा है, मीन्स कि अगर आप उसको कह देते हो कि इज़ का जो वर्ड है वो कितनी बार आया है और कहाँ-कहाँ पे आया है, तो वो मॉडल आपको बताएगा कि जो इज़ का वर्ड है वो इतनी बार आया है और इस पेज के अंदर इतनी बार आया है और यहाँ-यहाँ पे आ रहा है। मीन्स वो आपको इज़ का सारा डाटा उठा के ला के देगा कि वो इज़ कहाँ पे आ रहा था, कितनी बार आ रहा था और किस पेज पे आ रहा था। इसका ये मतलब होता है ट्रांसफार्मर मॉडल्स। ये ट्रांसफार्मर मॉडल्स हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एनएलपी के अंदर होते हैं और जनरेटिव एआई के अंदर होते हैं। जैसे हमने ना सेंटिमेंट एना अगर हम यहाँ पे एक सी एग्ज़ाम्पल देखें, सेंटिमेंट एनालिसिस आपने पढ़ा है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन आंसरिंग की अगर बात करें, अगर आप चैटजीपीटी से कोई क्वेश्चन करते हो, वो आपको एक सीक्वेंस के अंदर उसका आंसर जनरेट करके दे रहा होता है, उसका जो सीक्वेंस है, वो खराब नहीं करता। उसके बाद सेंटिमेंट एनालाइज़ है, वो जब आप उसको कोई भी डाटा वगैरह देते हैं, उसके बेस पे वो सेंटीमेंट को एनालाइज़ करता है कि पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह वो इमेज को कैप्शनिंग देता है, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज़ करता है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस है ना उनको फ़ॉलो करता है। इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ये डाटा है, डाटे पे हमने मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है? और उसके बाद हमने डिफरेंट जो हमारे पास जो मॉडल है वो बन गया, मॉडल से हम डिफरेंट टाइप्स का जो डाटा है ना वो ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने अपने मॉडल को किस टाइप का डाटा दिया है। ये हमारे पास होते हैं ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज़्म पे काम कर रहे होते हैं। अगर इसने आपको मज़ीद आपने डिटेल के अंदर पढ़ने हो ना ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, तो हमारे पास ये इनकोडर और डिकोडर के अंदर ये चले जाते हैं, डिफरेंट लेयर्स में आ जाते हैं।
तो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना वो आपको समझना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने लग जाए ना तो मे भी ये काफ़ी टाइम ले ले और ये हमारा जो लेक्चर है ना वो मिस हो जाए। तो हमारे पास ये डिफरेंट पैटर्न्स है, इनको हमें समझना पड़ता है। ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स का आर्किटेक्चर है हमारे पास। तो हमें इसको समझना पड़ता है कि इनकोडर किस तरह डाटा को इनकोड कर रहा है, किस तरह उसको एम्बेड कर रहा है, डिकोडर के पास जा रहा है वो किस तरह उसको डिकोड कर रहा है चीज़ों को। अगर आपने इन चीज़ को पढ़ना हो ना, जिसका एनएलपी के अंदर कोई इंटरेस्ट रखता हो कि अपना उसने जो नेक्स्ट है वो करियर एनएलपी के अंदर बिल्ड करना है, तो वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को लाजमी डिटेल के अंदर बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्री ट्रेन मॉडल। जो प्री ट्रेन मॉडल है ना, ट्रांसफर लर्निंग, इसको हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था। वो क्या करते हैं कि हम एक मॉडल लेते हैं और एक मॉडल जब हम लेते हैं ना, हम उसका हेड जो है ना वो साइड पे रख देते हैं और उसको अपना हेड देते हैं। मीन्स कि हम उस मॉडल को अपना डाटा दे देते हैं और वो हमारे डाटे पे मॉडल दोबारा रीट्रेन होता है और उसके पास अपना भी एक प्रीवियस डाटा होता है, जिसकी भी हम इसलिए प्री ट्रेन्ड मॉडल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो मॉडल है ना उसकी एक्यूरेसी मज़ीद ज़्यादा हो सके। हमारा मॉडल के अंदर किसी तरह के हेलुसिनेशन ना आए, या हम जब हमारा मॉडल अब हम पब्लिश करें उसके अंदर किसी तरह का एरर वगैरह ना आए। जब हम प्रिडिक्शन के लिए उसको डाटा दें तो 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन हमें करके दे। जो एआई मॉडल्स हैं वो आपको 100% डाटा प्रिडिक्ट एक्यूरेट नहीं करके देते। अगर आप डिटेल के अंदर ये जितने भी जेनेरेटिव एआई मॉडल्स हैं उनको पढ़ेंगे ना, वो आपको 100% एक्यूरेट डाटा नहीं देते। बट ये जो क्लाउड एआई है, ये आपको कोडिंग के अंदर काफ़ी हेल्प कर देता है। मीन्स के काफ़ी एक अच्छा आपको कोड जनरेट करके दे देता है। अगर आपने और डाटा लेना हो ना, और जो गूगल जो जेमिनाई है, जेमिनाई आपको काफ़ी अच्छा डाटा प्रोवाइड कर देता है। इन केस अगर हम कंपेयर करें चैट जीपीटी, चाहे अगर आप चैट जीपीटी के लेटेस्ट वर्जन के साथ भी जेमिनाई को कंपेयर करें ना, तो जेमिनाई फार बेटर है चैट जीपीटी के लेटेस्ट वर्जन से। क्योंकि चैट जीपीटी को तब चैट जीपीटी का जो भी वर्जन आना है उसका जब न्यू वर्जन आएगा तो वो सारे डाटे पे ट्रेन होके आएगा। ठीक है, अभी जो न्यू वर्जन आ गया है और नेक्स्ट जो वर्जन आएगा उसके अंदर जो मीन्स के जो भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो डाटा है ना वो उस डाटे पे ट्रेन हो रहा होगा। मीन्स के आज हमारे पास नया मॉडल आया और 2 दिन बाद एक नया मॉडल चैट जीपीटी का आएगा, तो उसके पास ये नेक्स्ट जो 2-3 दिन का डाटा है ना वो नहीं होगा। इन केस अगर हम जेमिनी की तरफ चले ना, तो आपको पता है कि गूगल के पास अपना डाटा है। जिस तरह हमारा डाटा गूगल के पास जाता है, वो उनके सर्वर्स के अंदर जाता है, वो उनको रिट्रेन का मीन्स का वो डाटा है वो मॉडल्स खुद ही उनके ऊपर रिट्रेन हो रहे होते हैं। और वो इस चीज़ की भी श्योरिटी रखते हैं कि जो उनका मॉडल है ना वो हेलुसिनेट ना करे, मीन्स कि उसके अंदर किसी तरह की बायसनेस ना आए, जो उनकी एक्यूरेसी है ना वो मेंटेन रहे किसी भी लेवल, ताकि जो मॉडल की एक्यूरेसी है ना वो लो ना हो। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग का भी आपने पढ़ा था कि हम प्री ट्रेनिंग के लिए हम प्री ट्रेनिंग का जो मॉडल है वो लेते हैं, फिर उसका जो हेड है उतार के हम उसको अपना जो डाटा है वो दे देते हैं, फिर उसको दोबारा फाइन ट्यून हम करते हैं अपने डाटे के अकॉर्डिंग, तो ताकि वो हमारे जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी मजीद इंक्रीज हो सके। ये टर्म्स आपने पढ़ी हैं काफ़ी डिटेल के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आगे आ जाती है डीप फेक। डीप फेक के अंदर ये चीज़ होती है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपकी एक इमेज है ना, उसी इमेज से रिलेटेड आप एक न्यू इमेज बना लेते हो। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ये चीज़ें भी काफ़ी लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं कि अगर किसी की जो इमेज वगैरह या वीडियो है ना, बहुत सी फेक वीडियोज़ या फेक इमेजेस जनरेट करके डिफरेंट जो लोगों की रेपुटेशंस है ना वो आजकल ख़राब हो रही हैं। वो किस चीज़ का यूटिलाइज़ कर रहे हैं, डीप फेक का यूटिलाइज़ कर रहे हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए, गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए। और इसी तरह का जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ है ना, जिस तरह हमारे पास है जो गवर्नमेंट है वो इसके इसमें काफ़ी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ आ रही है, बना रहे हैं एआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें। और इसको हम अ, जिस तरह अब अगर आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि आपने उसको फोरेंसिक के लिए जो डाटा है ना वो चला गया। फोरेंसिक के लिए डाटा क्यों जाता है? फोरेंसिक का मतलब यही होता है कि आपका जो डाटा उन्होंने प्रोवाइड हुआ है ना, वो उस डाटे के अंदर ये फाइंड कर सके कि जो डाटा है वो रियल है या फेक है। इसलिए वो डाटे का फोरेंसिक करवाते हैं ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ यूज केसेस एप्लीकेशंस को, ये हम जो एप्लीकेशन है ना जनरेटिव आई की, वो बिल्ड भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जब हम लेक्चर्स में जाएंगे। तो आज हम कुछ इसकी जो टर्म्स थी वो, इन टर्म्स को बताने का आपका मकसद ये था कि ताकि आपको पता चल जाए कि जो हमारे पास डाटा है ना, जो डिफरेंट जनरेटिव आई के जो मॉडल्स हैं वो किस तरह वर्क कर रहे हैं और कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। अभी तो हमने कुछ की टर्म्स पढ़ी हैं, अगर हम इसकी की टर्म्स पढ़ने पे आए तो ये मोर देन 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप की जो स्पेशलाइजेशन आप किस में करना चाह रहे हैं। तो इसके जो यूज केसेस हैं वो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर भी एआई यूज हो रही है, कि आप एआई जनरेटेड कंटेंट देख रहे हैं, आप एड्स एआई जनरेटेड देख रहे हैं। अब जो ब्लॉग्स हैं वो आजकल एआई जनरेटेड ब्लॉग्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं वो एआई जनरेट करके आपको दे रही है। उसके बाद गेमिंग और एंटरटेनमेंट की तरफ जाए तो आपके पास एआई जनरेटेड आजकल व्हाट्सएप के अंदर जो स्टिकर्स हैं वो भी एआई जनरेट करके आपको दे देती है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स की जो स्टोरीज होती हैं वो आप बना लेते हो, जैसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आती हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस होती हैं, उसके बैक एंड पे जो स्टोरी होती है वो भी एआई के थ्रू जनरेट की होती है। इसलिए एजुकेशन और ई लर्निंग के अंदर भी यूज़ हो रही है, जिस तरह डिफरेंट एआई पावर्ड जो एप्लीकेशंस हैं, लाइक डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं, जिस तरह पंजाब कॉलेज हो गया। उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, फास्ट होगी, नस्ट होगी, जिनके अपने एआई पावर्ड चैट बोर्ड्स हैं जो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करते हैं चीज़ें सीखने के लिए। देन हमारे पास हेल्थ केयर और मेडिकल रिसर्च के अंदर भी ये काफ़ी यूज़ हो रही है। मीन्स कि अगर हमने कोई ड्रग वगैरह, आपके पास कोई इमेज है किसी भी टैबलेट वगैरह की, तो आप उसको अपलोड करते हैं तो वो आपको उसका जो भी बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि इसके ये बेनिफिट्स हैं और ये ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद अगर हम इसकी जो एथिकल एड्रेसिंग को देखें ना, इसका हमारे पास ये चीज़ होती है कि जब हमारे पास जो डाटा है ना, सबसे ज़्यादा इशू हमारे पास तब होता है जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर होता है। जब एआई मॉडल रीइंफोर्समेंट लर्निंग में इसका खुद सीख रहा होता है ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर बायसनेस आ जाए, मीन्स कि आपका मॉडल है ना हेलुसिनेट हो जाए। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि जैसे एक बच्चा है ना, जब वो छोटा होता है तो आप उस बच्चे को हमेशा ये कहते हैं कि आप उस पे इस तरह ध्यान रखते हैं कि वो किसी बुरी सोबत के अंदर ना आ जाए या बुरे लोगों के साथ ना बैठे। इसलिए आप करते हैं कि ताकि वो बुरे बुरे लोगों के साथ ना बैठे, वो अच्छे लोगों के साथ बैठे, ताकि उसे पता चले, अच्छे और बुरे में फ़र्क पता चले, और उसका बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उसको बताते हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है और ये बुरी है। मीन्स का उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उसको समझाते हैं, उस पे नज़र रखते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो एआई मॉडल्स हैं ना, जब ये डिफरेंट टाइप्स का हम उसको डाटा दे रहे होते हैं, हम उससे डिफरेंट टाइप्स की आउटपुट्स ले रहे होते हैं, इनपुट्स दे रहे होते हैं, हम उससे भी चीज़ों को सीख रहा होता है। तो हमें और जो मॉडल के बैकएंड पे जो जो भी प्रोग्रामर्स वगैरह या जो भी कंपनीज वगैरह इन मॉडल्स को ट्रेन करती है ना, वो इस चीज़ का खास ख्याल रखती हैं कि जो मॉडल है ना वो ड्यूरिंग वर्किंग वो बायसनेस ना आए, किसी भी तरह की ल्यूसिनेशन ना आए मॉडल के अंदर, जो मॉडल है ना वो एक्यूरेट ठीक वर्क करे, और जो ह्यूमन उसको डाटा प्रोवाइड कर रहा है ना वो उस डाटे को भी ऑब्जर्व करे कि इस डाटे के अंदर किसी तरह की कोई बायसनेस तो नहीं है, आपका डाटा कोई खराब तो नहीं है। अगर वो डाटा खराब है वो उस डाटे को यूटिलाइज नहीं करता। इसी तरह हम क्वालिटी कंट्रोल का आपको बता दिया कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जो एआई जो कंटेंट जनरेट करके दे रही है वो एक्यूरेट दे रही है। अभी तक कोई भी एआई मॉडल नहीं आया कि जिसने 100% एक्यूरेट डाटा जनरेट आपको करके दिया हो, या कोई कंपनी ये नहीं क्लेम करती कि जो हमारा मॉडल है वो 100% एक्यूरेट है। तो इसके अंदर हमारे पास हमने मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक और ये कॉम्पिटिशनल कॉस्ट का ये होता है कि जो अगर हम अपने लैपटॉप्स पे ना इन मॉडल को ट्रेन करने बैठे हैं तो ये हमारे पास बहुत चांसेस हैं कि हमारे जो लैपटॉप्स हैं, मशीन्स हैं, वो ख़राब हो जाएं। ठीक है। और उनके ऊपर डाटा ट्रेन भी नहीं हो पाता। उनके हमारे पास जो डाटा है ना, जो डाटा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है, और उसके अंदर मॉडल्स को हमें ट्रेन करने के लिए अंदर हमारे पास जो जीपीयूज़ है ना वो काफ़ी बड़े चाहिए होते हैं। और आपने अक्सर, अगर आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी हो, टेक से आप इंटरेक्ट रहते हो, तो आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर हैं या जितने भी जो सर्वर्स हैं ना वो अंडर वाटर है, मीन्स के सी के अंदर है। वो इसलिए होते हैं कि ताकि वो उनको मॉडल को जो ज़्यादा हीटअप ना हो, मॉडल ठंडे, मीन्स के वाटर के अंदर जब रहते हैं ना वो ठंडा ही रहता है, जो उनके जीपीयूज़ होते हैं। इसी तरह अगर आपके पास गेमिंग पीसीज होंगे तो वो उसके अंदर वो एक लिक्विड यूज़ करते हैं। वो लिक्विड क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो हीट से बचा सकें जीपीयूज़ को, ताकि जो उनके जीपीयूज़ है ना वो ख़राब ना हो, लॉन्ग टर्म तक चलते रहें।
उसके बाद हमारे पास जो फ्यूचर ऑफ एआई है वो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर एआई है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस जनरेट करके दे रहा है। आपकी जो क्रिएटिविटी है उसने इनहांस कर दी है। पहले आपको ये होता था कि आप डिफरेंट जो सैंपल्स थे उसको देखते थे, वहां से डाटा लेके करते थे। अब ये है कि आपको कर वहाँ पे आपके पास एक टेम्पलेट है, वो आपको एआई दे आप एआई को देते हैं तो एआई उसको री एनहांस का मीन्स के एनहांस करके दे देता है, उसकी जो क्रिएटिविटी है ना उसको बढ़ा देता है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ एक सिंपल टॉपिक है, तो वो भी एआई आपको उससे रिलेटेड कंटेंट है ना वो जनरेट करके दे देगा। तो इसके अंदर हमने जो आज चीज़ें पढ़ी हम उसको रैप अप करते हैं कि जो जनरेटिव एआई मॉडल है उसके अंदर हमने देखा कि हमारा जो जनरेटिव एआई मॉडल है वो किस तरह डाटा को जनरेट करता है और किस तरह वो अपने आप को हेलुसिनेशन या बायसनेस से बचाता है, और कितने डिफरेंट टाइप्स की टर्म्स होती हैं, किस तरह का डाटा होता है जो हम उससे रीजनरेट कर सकते हैं। और उसने ड्यूरिंग डाटा जब वो जनरेट कर रहा होता है ना उसने उसकी जो एक्यूरेसी है उसको भी मेंटेन रखना होता है कि जो मॉडल है जो डाटा वो प्रोवाइड कर रहा है एज आउटपुट उसकी जो एक्यूरेसी है वो जितनी ज़्यादा एनहांस कर सके वो ट्राई करता है कि उसके ज़्यादा यो वो ज़्यादा लो लेवल पे ना जाए। अगर किसी का यहाँ पे क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर ये जो लेटेंट एनीवन किसी का क्वेश्चन है? ये जो लेटेंट स्पेस है ये उसकी तरह मेरे ख्याल से जो क्या कहते हैं हम डेटा क्लीन करते हैं, क्या वो वाली चीज है ये लेटेंट स्पेस? सॉरी आपके ना वॉइस काफ़ी लो है। मैं कह रहा हूँ ये जो लेटेंट स्पेस होती है इसके अंदर, वो जो है वो जो जी डेटा क्लीन करके हमें मिलता है डाटा, वो उसकी तरह का होता है। नहीं सर, वो जो डाटा आप क्लीन करते हो ना वो एक प्री प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। वो उससे पहले ही आ जाता है कि आपने को जब मॉडल को ट्रेन करना होता है ना तो आप उस डाटे को क्लीन करके मॉडल को देते हो। जो लेटेंट स्पेस है ना वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आपका डाटा अपने अंदर स्टोर करवा रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि डाटा आया कहाँ से है, ठीक है। अब ये जो हम डाटा डिफरेंट वेबसाइट से ले लेते हैं, लेकिन अब जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं ना हमें उसका सोर्स बताना पड़ता है ताकि हमें कॉपीराइट का इशू ना आए, ठीक है। तो इसी तरह जो लेटेंट स्पेस है ना, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, जब एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रोवाइड करता है ना तो ये कहता है कि हमें ये न्यूज़ उस ज़राए से मिली है, मीन्स के फलां ज़राए से मिली है। वो आपको ज़राए का नाम नहीं बता रहा होता, ये नहीं बताता कि इस न्यूज़ का प्रोवाइडर कौन है, इस न्यूज़ का सोर्स कौन है, सिर्फ वो आपको न्यूज़ बता रहा होता है और वो भी एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं बताता। अगर 1 मिनट की न्यूज़ है ना वो उस न्यूज़ को एक्सटेंड करके 4 से 5 मिनट की ले जाएगा, उसको मजीद एक्सटेंड करता जाएगा, अपने वर्ड्स करता जाएगा, मीन्स के वो एक कंटेंट को रीजनरेट कर रहा है और उसका वो सोर्स बताए बगैर उस कंटेंट को रीजनरेट कर रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्लीन करना, ये चीज ये एक सेपरेट चीज है। जैसे डाटा है एक उसका, जैसे हम उसमें आगमेंटेशन की तरह जैसे होता है वो हो जाएगा सिस्टम। ऑगमेंटेशन के अंदर तो हमने डाटा इंक्रीज करना होता है ना, यहाँ पे डाटा इंक्रीज नहीं हो रहा अच्छा, उसी को हमारा। चेंज कर देते हैं। जी वो उस डाटे को चेंज करके आगे दे रहा है, मीन को ये एक सेंस आप कह लें कि जैसे आपको ना उस डाटे को रीजनरेट कर रहा है, ठीक है। वो डाटा ऑगमेंटेशन के अंदर तो ये होता है कि ना हमारे पास डाटा होता है हम उसको वर्टिकल फ्लिप कर लेते हैं, मीन्स का अपना डाटा बढ़ाते हैं, लाइक क्रॉप कर ली इमेज, ठीक है। इमेज का जो राइट फ्लिप कर ली, उसको 90 डिग्री के एंगल पे ले गए, 180 डिग्री के एंगल पे ले गए। अभी तो इस तरह की टूल्स आए हैं कि आप इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक इमेज है हम उसको 100 टाइप्स, एक इमेज से हम 100 इमेजेस बना सकते हैं। हम किस तरह बना सकते हैं, एक इमेज को हमने 5 पे रोटेट कर लिया, 10 उसको सेव करवा के फिर हमने एक दो फर्स्ट इमेज को दोबारा 10 डिग्री पे रोटेट कर लिया, इस तरह वो ये चीज़ डाटा ऑगमेंटेशन में आ जाती है, ठीक है। जी। हम उससे कोई मीन्स के हम अपने सिर्फ डाटे को बढ़ा रहे हैं, कोई डाटा नया नहीं लेके आ रहे, वो सिर्फ उसी पीछे पिक्चर को आगे पीछे कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम पूछे ना कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, जैसे चैट जीपीटी है, वो उससे पूछेंगे ना वो आपके पास पहले कुछ रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग की वो डेफिनेशन चेंज कर देगा, फिर तीसरी बार पूछेंगे फिर वो आपको थोड़ा और इजी कर देगा, फिर चौथी बार पूछेंगे फिर वो आपको और इजी करके समझाने की कोशिश करेगा। मीन्स कि वो डाटा रीजनरेट कर रहा है, वो डाटे का सोर्स नहीं बता रहा, बल्कि वो जो पैटर्न उसके पास पड़ा हुआ है ना उसी पैटर्न से डाटे को रीड दे रहा है, बल्कि वो एग्जैक्ट पैटर्न आपको ला के नहीं दे रहा। ओके। एनीवन? ओके। हमारे पास है ना उसके बाद हमारे पास आ जाता है हगिंग फेस। अब हगिंग फेस आप
हगिंग फेस पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे ना लॉगिन करना पड़ता है। मेरा पहले ही लॉगिन है। तो अब आप लॉगिन का साइन अप करेंगे ना तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा सबसे पहले। बेसिकली हगिंग फेस होता है क्या है, हगिंग फेस ये होता है कि हमारे पास है ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास डाटा सेट्स होता है। और यहाँ पे हमारे पास स्पेसिस होती हैं। स्पेसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम अपनी जो एप्लीकेशंस बनाते हैं या मॉडल हम ट्रेन करवाते हैं ना, वो हम यहाँ पे मॉडल अपलोड करके एक जी मतलब कि एक ग्राफिकल यूजर जो यूजर इंटरफेस है ना वो डेवलप कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो आप किसी को भी भेज सकते हैं ताकि वो हमारा जो मॉडल है उसको टेस्ट कर सके या हम उसको यूटिलाइज कर सके। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो मॉडल्स हैं ये आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट जनरेशन का मॉडल है और भी डिफरेंट टाइप्स के जो मॉडल्स हैं ना वो आते हैं। उसके बाद ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो हर मॉडल है ना वो किस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है वो भी आपके पास आएगा। अगर जैसे टेक्स्ट जनरेशन है ना, ये सारे टेक्स्ट जनरेशन के मॉडल आ गए हैं। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक कोई ट्रांसफॉर्मर लेना चाह रहे हो या पाईटॉर्क लाइब्रेरी या पाईटॉर्क, ये सारे मॉडल्स पाईटॉर्क से रिलेटेड आ गए हैं। ठीक है। ये वाले जो पार्टों को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम टेंसर फ्लो पे चले जाएं तो टेंसर फ्लो के ये बीच में टेंसर फ्लो के भी आ गए हैं। पार्टों को हम काम करते हैं टेंसर फ्लो के आप पे आते हैं। तो हमारे पास टेंसर फ्लो के आ गए। इसी तरह आप अपनी जो डिफरेंट टाइप की जो लाइब्रेरीज है ना उस हिसाब से जो मॉडल है ना उसको आप फाइंड कर सकते हैं और आप अपनी अकॉर्डिंग उसको भी कर सकते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट जनरेट करने के लिए है। ये अगर हम इन मॉडल्स पे जाएं, ये इमेज हमारे पास टेक्स्ट टू टेक्स्ट करता है। लाइक एक इमेज है उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको डिटेक्ट करके उसको टेक्स्ट कन्वर्ट कर देता है, लाइक ओसीआर, इसका आप सबको पता है। उसके बाद इमेज टू टेक्स्ट है, एक इमेज है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। इमेज टू इमेज, टेक्स्ट टू इमेज, लाइक ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो मॉडल्स हैं ना वो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास एनएलपी के मॉडल्स हैं जिसके अंदर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपके पास इतना डाटा नहीं है, आप मॉडल नहीं बना सकते, तो आप इन मॉडल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कोडिंग के अंदर। इन मॉडल्स को यूज़ करके आप जो एक अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो से रिलेटेड हमारे पास आ गए। उसके बाद हमारे पास ये टैबलर से डाटा रिलेटेड आ गया। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग जैसे वेदर से रिलेटेड डाटा हो गया। उसके बाद ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये रोबोटिक्स के अंदर काफ़ी यूज़ होती है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स का अगर आप डिफरेंट मॉडल्स को यूटिलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज आ जाती हैं, केरास, टीएफ केरास, पायटॉर्क। ये पायटॉर्क का तो आपको इंट्रो मिला होगा डीप लर्निंग के अंदर। तो डिफरेंट मीन्स के लाइब्रेरीज हैं, इन लाइब्रेरीज के बेस पे ना डिफरेंट मॉडल्स बने हुए हैं तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज के ऊपर आप उनको प्रेफर करना चाहते हैं। इंग्लिश है, चाइनीज है, दूसरे हिसाब से ना ये फिल्टर आउट हो जाते हैं। अगर हम फ्रेंच में जाएंगे तो हमें फ्रेंच से रिलेटेड आ जाएगा, चाइनीज हम करते हैं काम। तो हम इन मॉडल की जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो उसके हम वो डिफरेंट हम उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे ज़्यादा डीपली। तो उसके बाद है ना हमें ये लाइसेंसेस होते हैं। हर मॉडल को एक यूज़ करने का लाइसेंस होता है कि अगर आपने अगर कोई मॉडल यूज़ करना है तो आपको उसका जो लाइसेंस है वो भी देखना पड़ेगा कि क्या वो जो चीज़ आप उस मॉडल से लेना चाह रहे हो वो मॉडल आपको अलाउ करता है कि नहीं करता, कि कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं है। तो फिर आपको डिफरेंट लाइसेंस है, इनको आपको रीड करना पड़ेगा जब भी कोई आपने मॉडल यूज़ करना है कि वो आपको किस किस चीज़ की श्योरिटी दे रहा है कि आप इस मॉडल्स के अंदर इस मॉडल को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। देन हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स को हमने देखा। उसके बाद डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे डाटा सेट्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास कैगल पे डाटा सेट अपलोड होते हैं वैसे यहाँ पे भी डाटा सेट्स होते हैं। तो आप यहाँ से डाटा सेट्स को डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे मैथ का डाटा सेट है, ठीक है, यहाँ पे और भी एंथ्रोपिक का है, विकीपीडिया, देन फेसबुक रिसर्च प्लान, मीन्स के डिफरेंट आपके पास जो डाटा सेट्स होते हैं ना आप इनको डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आ गई हमारे पास स्पेस। अब हम जब जनरेटिव एआई पे काम करेंगे ना, जो भी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो हम हगिंग फेस पे डिप्लॉय करेंगे और स्पेस के अंदर करेंगे। अब ये डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं ना लोगों ने डेवलप की हुई हैं और यहाँ पे अपलोड की हुई हैं। आप अपनी जो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी ऐसी मतलब कि इस पे एप्लीकेशन चाहते हैं जिसको आप यूज़ करना, वो डिफरेंट आती आती हैं। यहाँ पे इमेज जनरेशन होगा, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इमेज जनरेटेड जो सिर्फ इमेज जनरेट करेंगी वो एप्लीकेशंस आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं वीडियो जनरेटेड से रिलेटेड हो तो यहाँ पे वीडियो जनरेटेड से रिलेटेड आ जाएंगी। तो डिफरेंट आपके पास है ना एप्लीकेशंस यहाँ पे आ जाती हैं और यहाँ पे डिफरेंट है। तो आप इन चीज़ों को भी यूटिलाइज करके डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ भी कर सकते हैं। तो
ये है, जिस तरह मैंने अब मेरे यहाँ पे कुछ चीज़ें प्राइवेट की हुई हैं, कुछ पब्लिक है। ठीक है, तो ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ये क्योंकि टेस्टिंग के अंदर चल रही है तो इसलिए मैंने प्राइवेट रखा हुआ है, क्योंकि जो मेरे पास एपीआई है वो मैं पेड यूज़ कर रहा हूँ, ताकि कोई और उसको यूटिलाइज ना करे। क्योंकि आपके पास का आपको पता है कि जब आप एपीआई यूज़ करते हैं तो आपको लिमिट वहाँ पे पता होता है कि आपके जो एपीआई वो कितने लिमिटेड है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने आप चाहते हैं कि अगर आप उसको प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट, जो कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप पब्लिक करना चाहें तो वह पब्लिक भी हो सकती हैं, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये जिनके साथ प्राइवेट नहीं लिखा ना वो सारी पब्लिक है। और उसके बाद है ना यहाँ पे स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन है ना ये यूज़ नहीं की काफ़ी देर से, तो इसलिए ये स्लीपिंग आ गई है। तो ये हगिंग फेस हमें ये अथॉरिटी देता है कि हम यहाँ पे ना डिफरेंट मीन्स के अपनी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। ये हमें, अगर हम स्पेस में जाएं, इसको मज़ीद अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको और क्या क्या ये देता है फ्री वर्जन के अंदर। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो फ्री में आपको जीपीयू दे देता है, 0 जीपीयू देता है। इसकी भी लिमिटेशन होगी ये कितना आपका करता है। देन उसके बाद अगर आप प्रो में जाएं तो आपको डिफरेंट चीज़ों का बाय करना पड़ता है। जैसे ग्रेडियो है, डोकर है, स्टेटिस्टिक है, तो डिफरेंट मीन्स के आप इनके जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है ना हमारा जो एपीआई है ना, एक एपीआई इसका भी एक वह काफ़ी रोल है। अब एपीआई क्या करती है, अब हमने कोई भी जो मॉडल है ना वो यूज़ करना है, चाहे जो भी मॉडल हो, लाइक चैट जीपीटी हो गया या डिफरेंट मॉडल्स हो गए, चाहे हमने हगिंग फेस से लेके आने हैं। जब हम डेट कोई भी मॉडल हगिंग फेस से लेके आते हैं ना तो फिर हम हगिंग फेस की जो टोकन है ना वो यूटिलाइज करते हैं। अगर हमने जो अपना मॉडल है ना लाइक हमने अगर चैट जी तो एक जो प्लेटफॉर्म है ना इसके थ्रू यहाँ पे हम एक एपीआई मिलती है। एपीआई हमें क्या करती है, लाइक एपीआई एक ऐसा ऐसा यूज करते हैं ताकि हम उस मॉडल को यूज कर सकें। लाइक अगर हमने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है ना, जिस तरह अगर आपने मुल्तान से लाहौर जाना है तो आप जीटी रोड की बजाय आप मोटरवे को यूटिलाइज करते हो ताकि आप इजीली ट्रैवल कर सको। ठीक है, तो ये जो मोटरवे है ना वो एक ऐसा आईपी यूज हो रही है ताकि आप वहाँ पे ना डाटा फास्ट ट्रैवल कर सको और जल्दी पहुँच सको एज कम्पेयर टू जीटी रोड। तो इसी तरह अगर आपने ओपन एआई के जो मॉडल है ना, जितने भी मॉडल्स हैं उनको अगर आपने यूटिलाइज करना है तो आपको पास ओपन एआई की जो एपीआई है ना वो लेनी पड़ेगी, और वो आपको ओपन एआई प्लेटफॉर्म से मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर जेमिनाई की एपीआई लेनी है तो वो आपको मिलेगी गूगल स्टूडियो से। डिफरेंट मॉडल्स हैं। अगर आपने ग्रोक की एपीआई लेनी है तो आपको ग्रोक की वेबसाइट पे मॉडल भी है, गूगल ए स्टूडियो स्टूडियो आ गया तो आप इसको ओपन करके यहाँ पे ये भी मॉडल आ रहा है और भी डिफरेंट मॉडल्स होंगे ओपन होता है तो हम इसको देखते हैं। आई थिंक इंटरनेट काफ़ी स्लो है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, तब तक हम देखते हैं एपीआई को। ओके, ये हमारे पास है ना एपीआई आ गया है, ओपन एआई प्लेटफॉर्म। अब यहाँ से ना हम जो अपनी एपीआई है ना वो लेते हैं। सबसे पहले आप लोग साइन अप करोगे। ठीक है, मेरे पास तो पहले इसका अकाउंट बना हुआ है, तो आप में से जो न्यू है वो साइन अप करेगा। अगर किसी का अकाउंट बना हुआ है तो वो उन पे लॉग इन करेगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं क्योंकि मेरा अकाउंट पहले बना हुआ है। अगर आप न्यू अकाउंट भी बना रहे हैं तब भी इसको कर सकते हैं। अच्छा सर, चैट में क्वेश्चन है कि डिफरेंट एपीआईज में क्या डिफरेंसेस हैं, यानी हम किसी के भी एपीआई यूज कर सकते हैं या स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक एपीआईज चाहिए होते ये ना आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर कोई इमेज का मॉडल है तो सारी बात है आपको इमेज के मॉडल की एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपका टैक्स से रिलेटेड है तो फिर आपको टैक्स से रिलेटेड मॉडल की एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी। तो हर मॉडल की अपनी एपीआई होती है जो यूटिलाइज आप करते हैं। अगर हम ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे है ना, इसके जितने भी जो ओपन एआई जिन भी मीन्स के मॉडल्स को सपोर्ट कर रहा है, वो जो मॉडल यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो अब उस एपीआई के ओपन एआई की एपीआई के थ्रू ना आप उन सब मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो गूगल के हैं वो आप गूगल स्टूडियो की जो एपीआई है उसके थ्रू आप उसको जो भी जितने भी मॉडल्स हैं ना उसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे अगर मेरा लॉगिन हो
हम इसको लॉगिन करते हैं यहाँ पे। तो आपको अपने ना पर्पस के लिए चेक करना पड़ता है कि आपका आप जिस पर्पस के लिए काम कर रहे हो ना उसके लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है। फिर आपको उस मॉडल की ना एपीआई लेके आनी पड़ेगी कि उस मॉडल को कौन सा प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा है। ओपन एआई सपोर्ट कर रहा है, ग्रोक कर रहा है, गूगल कर रहा है, या वो एज आप कोई ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर जो हगिंग फेस है उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। हगिंग फेस के अंदर आप टोकन्स को यूटिलाइज करते हैं जब आपने ट्रांसफॉर्मर्स पे काम करना। तो यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर जाओगे और ना यहाँ पे एक्सेस टोकन खाता है। यहाँ पे एक्सेस टोकन्स को क्लिक करोगे ना तो फिर आप या आपको वहाँ पे पासवर्ड इंटर करोगे ना तो फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको जो टोकन है ना वो नेक्स्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह हर जो प्रॉब्लम है ना उससे रिलेटेड डिफरेंट है। जिस तरह अब ओपन एआई है ना इस पे ऊपर डिफरेंट मॉडल्स हैं, लाइक GPT 5.2 है, GPT 5 मिनी है, GPT 5 नैनो, ये सब फ्री नहीं है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा मॉडल फ्री है कौन सा नहीं फ्री। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन से मॉडल है, कोड जनरेटेड इमेजेस एंड विजन ऑडियो एंड सर्च डिफरेंट रिलेटेड हैं, तो आप उनको डीपली सर्च कर सकते हैं। ठीक है। उस तरह आप टैक्स जनरेशन के लिए कौन सा उन्होंने बताया है कि आप यहाँ पे इवन के आपको कोड भी दिया हुआ है। ठीक है। और ये एपीआई से आज हम सिर्फ आपको इंटरेक्ट करवा रहे हैं, इसको यूटिलाइज किस तरह करते हैं वो हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। और जब आप चैट जीपीटी या इन मॉडल्स पे काम कर रहे होते हैं ना तो जो आपके पास प्रॉम्प्ट आपने लिखनी होती है ना, जो भी प्रॉम्प्ट आपने लिखनी होती है तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट किस तरह बना सकते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पे मीन्स कि अगर आप क्या एक जनरेटिव एप्लीकेशन बिल्ड करना चाह रहे हो उससे कहते हो कि बिल्ड सिंपल कैलकुलेटर। तो अब यहाँ पे है ना इस जो प्रॉम्प्ट को ना आप मजीद एनहांस कर सकते हैं। अब एनहांस किस तरह कर सकते हैं आप इसको कह सकते हैं इसके अंदर एनहांस्ड जीयूआई मींस के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐड कर दें, इसके अंदर मजीद फीचर्स ऐड कर दें, या डिफरेंट टाइप्स की जो भी है ना वो चीज़ें ऐड कर दें। आप इसके अंदर जो चीज़ें करवाना चाहेंगे वो ऐड करवा सकते हैं। अब ये आपको एप्लीकेशन आ गई है। जब आपने इसको हगिंग फेस पे अपलोड करना है ना तो आपको वहाँ पे दो फाइल्स चाहिए होती हैं, एक ऐप.py, एक requirements.txt। तो हम इनको भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम मगिंग फेस के अपनी जो ऐप्स है ना वो डिप्लॉय करवाएंगे, जो जनरेटिव एक एप्लीकेशन है। तो हम इन चीज़ों को डिटेल के अंदर सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एनीवन अगर इसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो इसी तरह हमने ओपन एआई के देखे, अगर हम गूगल में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास गेट एपीआई की है, इसके थ्रू हम यहाँ से एपीआई अपनी जो की है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एपीआई है ना वो जनरेट होकर आ जाएगी। तो हम इन सब चीज़ों को ना देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ एपीआईज हैं वो कुछ मॉडल्स तो एक जो एपीआई है ना वो कुछ मॉडल्स को तो फ्री सपोर्ट करती है, लेकिन वहाँ पे ना एक कोटा होता है कि सिर्फ आप इतनी जो क्वेरीज है ना वो कर सकते हैं मॉडल से। इससे ज़्यादा क्वेरीज अगर एक्सीड होगी तो आपको पे करना पड़ेगा। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा मॉडल है वो ज़्यादा बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो फिर आपको डेफिनेटली वो एपीआई की है वो बाय करनी पड़ती है। एनीवन अगर इसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हाँ पर नहीं, अपनी जो चीज़ें मैंने कई टाइम से बताई है ना ये इस वीक आपके काम आएंगी जनरेटिव आई के अंदर, और यही मॉडल्स आप जहाँ पे एजेंट्स पे काम करोगे ना नेक्स्ट वीक हम करेंगे तो यही चीज़ें वहीं पे यूज़ हो रही होंगी। और ये काफ़ी मीन्स के आपको हेल्प करेंगी नेक्स्ट वीक एजेंट्स पे काम करने के लिए। तो अगर आप इसको अभी आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, इन चीज़ों को समझोगे ना आप ध्यान से, तो आप एआई एजेंट्स को इजीली का क्रैक कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एआई एजेंट्स है ना वो बना सकते हैं। एनीवन किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जिस तरह अब ये ना ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बता रहा है, अब हमारा जो कल का टॉपिक है ना वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा।
कल का जो लेक्चर है तो हम उसके अंदर देखेंगे हम किस तरह प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, किस तरह बेटर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं अपने मॉडल को दे सकते हैं, और किस तरह हम उस प्रॉम्प्ट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं चैट जीपीटी या डिफरेंट जनरेटिव एआई मॉडल्स को यूज़ करके। तो हम इन चीज़ों पे भी नेक्स्ट काम करेंगे। अच्छा सर, चैट में क्वेश्चन है कि वेब डेवलपमेंट में जनरेटिव एआई कैसे इंटीग्रेट हो सकती है। ये ना जब आप वेब डेवलप कर रहे होते हैं ना तो हगिंग फेस के अंदर जब आपने कोई भी एप्लीकेशन है ना, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आपने हगिंग फेस पे वो मॉडल है ना वो आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे ना आपको वो कोड देता है। अगर यहाँ पे जाए ना तो 3 डॉट पे जाए तो ये क्लोन रिपोजिटरी, तो ये आपको ना कोड, ये क्लोन नहीं है। तो यहाँ पे है ना आपको कोड मिल जाता है। सरसन आपने आई थिंक किया था, सरसन है यहाँ पे, सरसन है। सरसन आपने जो पिछला सेशन पढ़ाया था ना, आई थिंक आपने ये करवाया था, अगर आपको आइडिया हो। बेसिकली मैं ना वेबसाइट वेब डेवलपमेंट में काम नहीं करता, बट आप ना यहाँ से उसको जो कोड है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो आपको कोड दे देते हैं और जिस कोड को ना आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे अपने कोड के अंदर। ये जब कमिंग लेक्चर आएगा ना वो मैं आपको कल कल वाले लेक्चर के अंदर बता दूंगा कि आप जो इसका कोड है ना वो किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मे बी ये प्राइवेट है इस वजह से ना आ रहा हो। ओके, किसी और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है तो बट आप प्लीज पूछ लो। ये देखा इम्बेड दिस स्पेस, अब ये जो कोड है ना आप इस कोड को कॉपी करके ना वहाँ पे आप यूज़ करेंगे इस कोड को अपनी वेब के अंदर। तो ये जो मॉडल है ना वहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो वो जो मेरी प्रीवियस पेज थी ना वो प्राइवेट थी, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं आ रहा था एम्बेड दिस स्पेस का। तो आप इसको वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप अपनी वेब के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो डिफरेंट टैग्स होते हैं HTML के अंदर, आई फ्रेम ये वो, तो फिर आपको ये मज़ीद बेहतर पता होगा कि आपने इसको किस तरह कैसे यूज़ करना है वेब डेवलपमेंट के अंदर। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एनीवन अगर किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, चैट में काफी मैसेजेस आए हुए हैं कि सबको क्लियर है, सो आई डोंट थिंक किसी का कोई और क्वेश्चन है। तो हम लोग सेशन को फिर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।